नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ज्ञान 785 पर। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, हमने हमारी पिछली वाली जो क्लास है उसमें बात की थी जन जागृति के बारे में और प्रजामंडल के बारे में। तो हमने पढ़ा था जोधपुर के में जन जागृति कैसे होती है। इसके अलावा हमने देखा कि बीकानेर में जन जागृति कैसे होती है, और इसके अलावा हमने देखा जैसलमेर में, और जैसलमेर के अलावा हमने देखा मेवाड़ में। तो हमने चारों के चारों जो प्रजामंडल है, ठीक है, उनके बारे में हमने जाना कि वहाँ पर जन आंदोलन किस प्रकार से होता है, कैसे होता है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो तीसरा पार्ट है उसमें आज हम जानेंगे कि कोटा में जन आंदोलन किस प्रकार से हुआ। ठीक है, किसमें दोस्तों? कोटा में जन आंदोलन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, कोटा में जन आंदोलन। यदि हम बात करें कोटा में जन आंदोलन की जो जन जागृति का सूत्रपात है वह कब प्रारंभ होता है, तो वह प्रारंभ होता है दोस्तों 1918 में। कब प्रारंभ होता है? तो वह प्रारंभ होता है 1918 में। कब? 1918 में। गांधी टोपी पहने जाने का उत्साह मनाया जाता है कोटा में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गांधी टोपी जो है पहनी जाती है किसमें? कोटा जन आंदोलन में। इसके अलावा 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है और सर्वप्रथम बेगार प्रथा के विरुद्ध कोटा में जन आंदोलन किया जाता है। तो इसके जो नेतृत्वकर्ता यदि हम बात करें तो उसका नाम है दोस्तों नैनूराम शर्मा। क्या नाम है? नैनूराम शर्मा। 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है किसके नेतृत्व में? तो नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में। इसके अलावा सर्वप्रथम बेगार प्रथा के विरुद्ध कोटा में क्या होता है? जन आंदोलन होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल, 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल का क्या होता है? गठन होता है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं और स्वागताध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, तो इसकी स्थापना की बात यदि हम करें, कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 में होती है और इसकी स्थापना जो करने वाले हैं उनका नाम है अभिन्न हरि। क्या है दोस्तों? अभिन्न हरि। यह कहाँ के हैं? तो यह है दोस्तों मांगरोल 12 के। कहाँ के? मांगरोल 12 के हैं। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की बात करें कि अध्यक्षता किसने की थी? तो नैनूराम शर्मा अध्यक्षता करते हैं इसकी। इसके अलावा स्वागताध्यक्ष कौन है? तो सेठ मोतीलाल है। कौन है? सेठ मोतीलाल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? तो 1934 में होती है। और कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? तो 1939 में होती है। कब होती है? 1939 में। स्थापना, अध्यक्षता और स्वागत अध्यक्ष आप इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, और गांधी टोपी पहने जाने का भी उत्साह यहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। ठीक है, और जन जागृति का सूत्रपात कोटा में जो कब होता है? तो यह होता है दोस्तों 1918 में प्रारंभ होता है। तो आपको ध्यान में रखनी है ये सारी चीज़ें। चलिए आगे बात करें दोस्तों। नेक्स्ट 1940 ईस्वी में कोटा की रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल की दोस्तों क्या की जाती है? कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित किया जाता है। क्या किया जाता है? कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित किया जाता है। यानी कि दोस्तों 1940 ईस्वी में कोटा के रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित किया जाता है। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित कब किया जाता है, कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित कब होता है, तो वह होता है 1940 में। कब होता है? 1940 में होता है। इसके अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अभिन्न हरि होते हैं। कौन होते हैं? अभिन्न हरि होते हैं। और इस सम्मेलन में जो विजय सिंह पथिक है, विजय सिंह पथिक भी भाग लेने आते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इस सम्मेलन में कौन आते हैं? तो विजय सिंह पथिक भी भाग लेने आते हैं। यदि हम बात करें नैनूराम शर्मा की अज्ञात लोगों द्वारा क्या कर दी जाती है दोस्तों? हत्या कर दी जाती है। जो नैनूराम शर्मा है दोस्तों, उनकी अज्ञात लोगों के द्वारा क्या कर दी जाती है? तो हत्या कर दी जाती है। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय अभिन्न हरि ने आंदोलन छेड़ दिया। इसके साथ साथ शंभुदयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल, वकील बेणी माधव, इसके अलावा श्रीमती बेणी माधव आदि दोस्तों क्या है? आदि लोग शामिल होते हैं। किसके साथ साथ? तो अभिन्न हरि के साथ साथ। किस आंदोलन में? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अभिन्न हरि के साथ साथ में कौन कौन आंदोलन जो है छेड़ देते हैं? तो शंभुदयाल, नाथूलाल जैन, रामनारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल, वकील बेणी माधव और श्रीमती बेणी माधव। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों 1945 में विद्यार्थी भी क्या हो जाते हैं? इसमें शामिल हो जाते हैं। जो इस आंदोलन होता है दोस्तों, इसमें विद्यार्थी भी क्या ले लेते हैं? भाग ले लेते हैं और विद्यार्थी भी शामिल हो जाते हैं। प्रदर्शनकारियों ने जुलूस, लाठीचार्ज, आमसभा आदि किया। मतलब जो प्रदर्शनकारी है दोस्तों, उन्होंने क्या क्या किया? तो जुलूस भी निकाला और लाठियाँ भी चलाई, यानी लाठीचार्ज भी किया,
आम सभा भी जो है आयोजित की गई और आदि जो है कार्य किया गया। कोटा के दीवान सर हरिलाल घोसलिया और आईजी पुलिस संत सिंह, यानी कि दोनों ने मिलकर आंदोलन को क्या किया दोस्तों, कुचल देना चाहते थे। यानी कि दीवान सर हरिलाल घोसलिया और आईजी पुलिस संत सिंह दोनों क्या चाहते थे दोस्तों कि आंदोलन किसी प्रकार से समाप्त हो जाए। तो ये दोनों आंदोलन को क्या कर देना चाहते थे, कुचल देना चाहते थे। तो आप ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। परंतु कोटा के महाराज भीम सिंह, कोटा के महाराज कौन थे उस समय, भीम सिंह। तो कोटा के महाराज भीम सिंह ने पलायथा के सर ओंकार सिंह के माध्यम से जनता से 16 अगस्त 1945 को समझौता कर लिया। कोटा के महाराज भीम सिंह ने पलायथा के सर ओंकार सिंह के माध्यम से जनता से क्या कर लिया जाता है, तो जनता के साथ समझौता कर लिया जाता है और बाद में पीएम और आईजी को दरबार से हटा दिया जाता है। यानी कि दोस्तों दीवान सर हरिलाल घोसलिया और आईजी को जो क्या कर दिया जाता है, दरबार से हटा दिया जाता है। ठीक है। और भीम सिंह जो है राजस्थान के राज प्रमुख बनाए जाते हैं। ठीक है। तो भीम सिंह राजस्थान के क्या बनाए गए थे, राज प्रमुख बनाए गए थे, जो कहाँ के थे, कोटा के थे। ठीक है। तो आपको ये भी बात ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों बूंदी में जन आंदोलन। क्या, बूंदी में जन आंदोलन। तो कर वृद्धि और बेगार के विरुद्ध दोस्तों यहाँ पर आंदोलन छेड़ा गया था। ठीक है। कर वृद्धि यानी कि कर में वृद्धि कर दी गई थी और बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा गया था, क्योंकि दोस्तों बेगार प्रथा क्या थी, यहाँ पर सुचारू रूप से चालू थी, इसलिए बेगार के विरुद्ध क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे वो कौन कौन थे, तो वह थे दोस्तों विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी। कौन कौन थे, विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी थे। पुलिस ने किसानों पर दमन चक्र चालू कर नामाणा गांव में अत्याचार किया, जिससे आंदोलन में और तेजी आ जाती है। ठीक है। पुलिस ने किसानों पर दमन चक्र चालू कर दिया, यानी कि पुलिस जो है किसानों का दमन करना शुरू कर दिया, यानी कि उनके जो आंदोलन उसको दबाना शुरू कर दिया। और नामाणा गांव में अत्याचार भी किया गया पुलिस के द्वारा किसानों पर, जिससे आंदोलन में और तेजी आ जाती है। यानी कि किसान जिससे क्या है, किसान ज़्यादा भड़क जाते हैं और आंदोलन में तेजी आ जाती है। बूंदी के महाराज ईश्वरी सिंह, बूंदी के महाराज कौन, ईश्वरी सिंह ने आंदोलन को दबाने का भरसक प्रयास किया। दोस्तों बूंदी के जो महाराज थे वो भी अंग्रेजों से मिले हुए थे, इसलिए जो है ईश्वरी सिंह ने आंदोलन को दबाने का क्या किया, भरसक प्रयास किया। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट 1931 ईस्वी में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है और इसके अध्यक्ष किसको बना दिया जाता है, तो कांतिलाल को बना दिया जाता है। किसको बना दिया जाता है, कांतिलाल को इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो आपसे यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, तो 1931 में होती है। इसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, तो कांतिलाल को बना दिया जाता है। 1936 ईस्वी में सरकार ने समाचार पत्र पर पाबंदी लगा दी। 1936 में सरकार द्वारा जो है राजस्थान समाचार पत्र पर क्या लगा दी जाती है, पाबंदी लगा दी जाती है, जिससे कि कोई भी जो है बूंदी का जो क्षेत्र है उसका कोई भी जो है समाचार जो है न्यूज़पेपर में नहीं छपे, इसलिए जो है सरकार के द्वारा क्या लगा दी जाती है, राजस्थान समाचार पत्र पर पाबंदी लगा दी जाती है। लेकिन कांतिलाल और नित्यानंद ने परवाह न करते हुए प्रशासकीय सुधारों की मांग की। ठीक है दोस्तों, क्या की, कांतिलाल और नित्यानंद ने क्या की कि किसी भी प्रकार की परवाह न करते हुए प्रशासकीय सुधारों की क्या की दोस्तों, मांग की कि सारे सुधार क्या है, होने चाहिए। ठीक है। 1937 ईस्वी में प्रजामंडल के अध्यक्ष ऋषि दत्त मेहता की 3 वर्ष के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है। किसको, तो ऋषि दत्त मेहता को, जो प्रजामंडल के क्या थे, अध्यक्ष थे, उनको 1937 में क्या कर दिया जाता है, 3 वर्ष के लिए राज्य से निष्कासित यानी कि अलग कर दिया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है। परंतु जब 1941 में भी बूंदी आई तो फिर आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। 3 वर्ष बाद वो दोस्तों फिर आते हैं 1941 में, और फिर जब वो बूंदी आते हैं तो उन्हें जो फिर आंदोलन उनके द्वारा जो फिर से आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट 1942 में ब्रज सुंदरदास शर्मा को साथ लेकर आंदोलन छेड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, किनके द्वारा, ऋषि दत्त मेहता जो है ब्रज सुंदरदास शर्मा को अपने साथ लेकर के जो है आंदोलन वापस जो है छेड़ देते हैं, आंदोलन की वापस शुरुआत कर देते हैं। ईश्वरी सिंह ने, जो बूंदी का जो दोस्तों क्या था, महाराव था ईश्वरी सिंह ने संविधान निर्मात्री सभा की क्या की, नियुक्ति की। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। जयपुर में जन आंदोलन, हम यदि नेक्स्ट बात करें जयपुर में जन आंदोलन, क्या दोस्तों, जयपुर में जन आंदोलन सर्वप्रथम जन जागृति का कार्य या श्री गणेश किसके द्वारा किया जाता है, तो वह किया जाता है दोस्तों अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कि अर्जुन लाल सेठी के द्वारा
सर्वप्रथम जन जागृति का कार्य श्री गणेश किया जाता है, ठीक है, कहाँ पर, जयपुर में, अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। इसके बाद जमनालाल बजाज ने 1927 में चरखा संघ की स्थापना की। तो आपसे यह है क्वेश्चन पूछा जाए कि जयपुर में जो चरखा संघ की स्थापना कौन करते हैं, तो वह करते हैं जमनालाल बजाज। कब करते हैं, 1927 में करते हैं। कब करते हैं, 1927 में की जाती है। 1931 में कपूरचंद पाटनी द्वारा प्रजामंडल की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। और प्रारंभ में इसका कार्य समाज सुधार ही क्या रहा दोस्तों, के समाज को सुधारने के लिए जो है कपूरचंद पाटनी प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। प्रारंभ में इसका कार्य समाज सुधार ही रहा, तो आपको ध्यान रखना है। बाद में हीरालाल शास्त्री, चिरंजीलाल अग्रवाल, कपूरचंद पाटनी, दौलतमल भंडारी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस विरोध में दमन चक्र की भर्त्सना की गई थी, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। अगस्त 1939 ईस्वी में समझौता हो जाता है दोस्तों दोनों पक्षों में, जिसके फलस्वरूप प्रजामंडल को मान्यता मिल जाती है तथा जमनालाल बजाज व अन्य कार्यकर्ता क्या हो जाते हैं, रिहा हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। 1940 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं और 1941 ईस्वी में प्रजामंडल की तीसरा अधिवेशन क्या है, होता है। तो आपको ध्यान रखना है 1941 में जो जयपुर प्रजामंडल का तीसरा क्या होता है, अधिवेशन होता है। इसके अलावा 1942 में जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा जाता है। तो जयपुर महाराजा ने उत्तरदायी सरकार की मांग दोस्तों स्वीकार ली जाती है। इस समय प्रजामंडल में दो वर्ग हो गए थे। दो कौन कौन से, प्रथम वर्ग अखिल भारतीय आंदोलन के साथ रहना चाहता था और दूसरा वर्ग जिसका नेतृत्व हीरालाल शास्त्री जी कर रहे थे आंदोलन के पक्ष में नहीं था। पहला तो जो था दोस्तों प्रथम वर्ग किस पक्ष में था, आंदोलन के पक्ष में था, ठीक है, कि आंदोलन एक सही चीज़ है और आंदोलन करना चाहिए, तो आंदोलन के पक्ष में था। और जो दूसरा वर्ग था वह हीरालाल शास्त्री के पक्ष में था जो आंदोलन के पक्ष में नहीं था, ठीक है। परंतु बाबा हरिश्चंद्र के गुट के दबाव में सितंबर 1942 को हीरालाल शास्त्री ने मिर्जा इस्माइल को आंदोलन छेड़ने का अल्टीमेटम दे दिया जाता है। बाद में इनमें समझौता हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बाबा हरिश्चंद्र द्वारा गुट के दबाव में सितंबर 1942 को हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल को आंदोलन छेड़ने का क्या दे दिया जाता है, अल्टीमेटम दे दिया जाता है। लेकिन बाद में थोड़े दिन बाद में दोस्तों इनमें क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें। अब समझौते में कौन कौन सी शर्त होती है दोस्तों, इस समझौते को कहा गया था जेंटलमैन समझौता। क्या कहा गया था, जेंटलमैन समझौता कहा गया था। समझौते में कौन कौन सी शर्त होती है, तो पहली शर्त की बात करें तो युद्ध के लिए राज्य सरकार जन धन नहीं देगी। पहली बात तो ये कि जो अंग्रेज थे दोस्तों उनको जो युद्ध के लिए राज्य सरकार क्या नहीं देगी, जन और धन नहीं देगी, ठीक है। उनके लिए कोई भी सैनिक नियुक्त नहीं करेगी और उनको धन का भी सपोर्ट नहीं करेगी। दूसरा दोस्तों प्रजामंडल को राज्य में शांतिपूर्वक युद्ध विरोधी अभियान चलाने की स्वतंत्रता होगी, ठीक है। प्रजामंडल अपना शांतिपूर्वक जो है युद्ध विरोधी अभियान चला सकता है, उसकी क्या होगी, स्वतंत्रता होगी, ठीक है। इसके अलावा तीसरा ब्रिटिश प्रांत से आने वाले किसी आंदोलनकारी को प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। क्या दोस्तों, कि जो ब्रिटिश प्रांत से जो आने वाले कोई भी आंदोलनकारी है उनको प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। तीसरी बात ये होगी। चौथी बात, जनता को उत्तरदायी शासन देने के लिए राज्य शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करेगा, ठीक है। इसके अलावा पांचों पॉइंट कि प्रजामंडल महाराजा के विरुद्ध किसी प्रकार की सीधी कार्रवाई नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको ये पांचों के पांचों पॉइंट ध्यान रखने हैं, ठीक है, भूलिएगा नहीं। 1945 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों जयपुर आते हैं। जयपुर आते हैं तो आज़ाद मोर्चे का गठन, आज़ाद मोर्चे का जो है विलीनीकरण प्रजामंडल में कर दिया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है आज़ाद मोर्चे का गठन प्रजामंडल में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कर दिया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए एग्जामिनेशन कि आज़ाद मोर्चे का गठन किसके द्वारा किया गया, तो बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलकर इसका जो है विलीनीकरण हो जाता है प्रजामंडल में, कब होता है, तो 1945 में होता है, ठीक है। और किसके द्वारा किया जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। अक्टूबर 1942 में महाराजा ने एक समिति का गठन किया जाता है। अक्टूबर 1942 में महाराजा द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है जिसका कार्य संवैधानिक सुधारों का सुझाव देना था। इस समिति ने 2 वर्ष में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसके फलस्वरूप 1945 में 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका स्थापित की गई, परंतु दोनों में महाराजा का ही क्या था दोस्तों, वर्चस्व था, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, भूलिएगा नहीं। चुनाव हुए तो प्रजामंडल ने
भाग लिया। जब दोस्तों चुनाव होते हैं तो प्रजामंडल क्या लेता है, भाग लेता है, जिसमें परिषद में 3 सीटों पर तथा प्रतिनिधि सभा में 27 सीटों पर विजय प्राप्त हो जाती है। 24 जुलाई 1947 को नरेंद्र मंडल की सभा होती है, तो महाराजा के द्वारा घोषणा की जाती है कि वे भारतीय संघ में सम्मिलित होंगे। क्या की जाती है महाराजा के द्वारा घोषणा कि वे भारतीय संघ में क्या होंगे, सम्मिलित होंगे। जब उत्तरदायी सरकार का निर्माण किया गया तो प्रजामंडल से केवल एक सदस्य ही लिया गया। जब उत्तरदायी सरकार का जो है निर्माण किया गया दोस्तों, तो प्रजामंडल से केवल एक सदस्य ही क्या किया, लिया जाता है। जनता के दबाव पर, क्या दोस्तों, जनता के दबाव पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया गया। हीरालाल शास्त्री जी क्या बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसके अलावा देवी शंकर तिवारी, दौलतमल भंडारी और टीकाराम पालीवाल ये क्या बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो है हीरालाल शास्त्री क्या बन जाते हैं, सीएम बन जाते हैं, और देवी शंकर तिवारी, दौलतमल भंडारी, टीकाराम पालीवाल क्या बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। 30 मार्च 1949 को जयपुर राजस्थान संघ में विलय हो जाता है। इसके अलावा महाराजा मान सिंह राज्य प्रमुख बन जाते हैं, जो जयपुर के होते हैं। इसके अलावा महाराणा भूपाल सिंह महाराज प्रमुख बन जाते हैं, जो उदयपुर के होते हैं दोस्तों। इसके अलावा महाराव भीम सिंह उपराज प्रमुख बन जाते हैं, जो कहाँ के होते हैं, कोटा के महाराव होते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है, भूलिएगा नहीं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अत्यधिक होती है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा। एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूर है। ठीक है दोस्तों।